तो डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे हैं कि अब लौट चलें, और ईरान कह रहा है कि एक सफ़र में कोई दो बार नहीं लुट सकता, अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है खबर गर्म कि ट्रंप सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहते हैं। बाकायदे पर्दे के पीछे पाकिस्तान से 15 पॉइंट का प्लान भिजवाया गया है। ईरान के सामने शर्तें रखी गई हैं और ये शर्तें वही हैं जिन पर मई 2025 में बात चली थी, और बात बने उसके पहले ही इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। बाद में उस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा और अब दो लड़ाइयों के बाद ट्रंप फिर से वहीं लौट जाना चाहते हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान हाथ मिलाने को इस कदर बेकरार है कि उसने खुशी खुशी कोई गिफ्ट भी भिजवाया है। चर्चा रिटर्न गिफ्ट की भी हो रही है अमेरिका की ओर से। खबर है कि करीब 2000 अमेरिकी पैराट्रूपर्स ईरान की ओर कूच करने वाले हैं। तो ये सब चल क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे आज। मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Rajnikantha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली लगा कैंडिड। पहले ईरान से एक बयान सुन लीजिए। سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ये इब्राहिम जुल्फाखरी हैं, ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड के प्रवक्ता हैं। ये जुल्फाखरी अमेरिका से कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है कि अब तुम खुद ही से बात कर रहे हो। अपनी इस हार को समझौते का नाम मत दो। हम जैसों का तुम जैसों से कोई मेल नहीं हो सकता, ना तो आज ना कभी। एक तरफ ईरान से ऐसे बयानों की लिस्ट है और दूसरी ओर पश्चिम का मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका ने एक 15 पॉइंट का प्लान भिजवाया है। न्यूज़ एजेंसी है एपी, उससे बातचीत में पाकिस्तान के 2 अफसरों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है, कंफर्म की है ये खबर। बताया है कि उनके जरिए ये प्रपोजल ईरान तक पहुंचाया गया है। दावा ये भी है कि ये बात तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान की सरकार अमेरिका पर यकीन करने से कतरा रही है। कोई भी देश कतराएगा क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ही इजराइल के साथ मिलकर के उसकी लीडरशिप का सफाया किया है। खबरें ये भी हैं कि बातचीत चलने तक 1 महीने का सीज फायर यानी युद्ध विराम भी हो सकता है, ये भी एक संभावना है। अब तक ये 15 पॉइंट का प्लान किसी मीडिया संस्थान के हाथ नहीं लगा है। व्हाइट हाउस ने भी इन दावों पर कोई मोहर नहीं लगाई है, कोई कंफर्मेशन व्हाइट हाउस की ओर से नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कुछ इसके डिटेल्स लीक हुए हैं। इन रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स पर ताला लगेगा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। इन साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का पहरा होगा। इनके अलावा ईरान की जो भी परमाणु क्षमताएं हैं उन्हें नष्ट करना होगा। उसे कसम खानी होगी कि आगे कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। ईरान की ज़मीन पर कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा और जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो IAEA को सौंपना होगा। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती को पैसे, हथियार देना बंद करेगा। हॉर्मुज की खाड़ी खोली जाएगी, वहां से जहाज़ों की बेरोक टोक आवाजाही होगी। मिसाइलों की गिनती और मारक क्षमता यानी रेंज तय की जाएगी और वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के मकसद से। इस लिस्ट को टिक करने पर ईरान को बदले में क्या मिलेगा? अमेरिका ईरान के बुशहर में बिजली बनाने के लिए एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करेगा। ईरान पर लगी हुई सारी पाबंदियां, जो सैंक्शंस लगे हैं, वो हटा लिए जाएंगे और भविष्य में भी पाबंदियां लगाने का स्कोप खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप इस कथित प्लान को ट्रंप के पुराने बयानों के सामने रखकर देखें तो तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। प्लान में कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, जबकि पिछले साल जून में 12 दिन की लड़ाई के बाद खुद ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ओब्लिटरेट हो चुका है, उसका समूल नाश पहले ही हो चुका है।
शर्त रखी गई है कि ईरानी मिसाइलों की गिनती और रेंज पर लगाम कसी जाएगी, जबकि ट्रंप और व्हाइट हाउस पहले ही ढिंढोरा पीट चुके हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ट्रंप पिछले 24 दिनों में न जाने कितनी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हम जंग जीत रहे हैं, ईरान की मिलिट्री ताकत खत्म हो चुकी है, अब वो ड्रोन्स और मिसाइल्स नहीं फायर कर सकते। इसके अलावा इस प्लान में ईरान में नई सरकार में वेनेजुएला जैसी कोई अमेरिका समर्थित सरकार का भी जिक्र नहीं है, जबकि अमेरिका इजराइल का घोषित मकसद था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, शासन सत्ता बदलेंगे। यानी इस प्लान का सबसे दिलचस्प पहलू यह है, इसके सारे पहलू पुराने हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही प्लान है जो अमेरिका ने करीब 1 साल पहले मई 2025 में ईरान के सामने रखा था। उस वक्त बातचीत चली रही थी कि जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम फेंक दिए और 12 दिन की जंग हुई। उसके बाद 2026 में अमेरिका ईरान नए सिरे से बातचीत की मेज पर बैठे, 3 राउंड की नेगोशिएशन भी हुई। ईरान शर्तें मानने को राजी था, लेकिन अमेरिका ने जंग छेड़ दी। इसलिए कई सवाल हैं। अगर ये 15 पॉइंट का प्लान वाकई पुराने वाला प्लान है जिसे ईरान पहले ही ठुकरा चुका है, तो अमेरिका इसे दोबारा क्यों परोस रहा है भाई? क्या अमेरिका इस बातचीत को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं है, या फिर ट्रंप दुनिया को और अमेरिका की जनता को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जंग बस रुकने ही वाली है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है? क्या ये ट्रंप और इजराइल का कोई नया पैंतरा है? क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं? खास बात यह भी है कि पुराना प्लान ईरान को तब थमाया गया है जब वो नेगोशिएशन के लिहाज से पहले से कहीं बेहतर पोजीशन में है। एक तरफ ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर से डील मेकिंग तक आ गए हैं, और दूसरी ओर ईरान अपनी डिमांड्स को लेकर के अब और भी सख्त हो गया है, और भी मुखर हो गया है। उसकी शर्त है कि खाड़ी देशों में अमेरिका ने जो मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जितने भी ये अरब नेशंस हैं, उन्हें बंद किया जाए, वहां पर उस पर लगी जो सारी पाबंदियां हैं वो ख़त्म की जाएं। हॉर्मुज की खाड़ी पर उसका पूरा कंट्रोल रहे, जो भी जहाज़ गुजरे वो ईरान को ट्रांजिट फीस, एक तरह से टोल टैक्स दे। कुल जमा इस कथित 15 पॉइंट प्लान को देखने के बाद ट्रंप के मकसदों का सही अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। सवालों को सिर्फ फेस वैल्यू पर मत लीजिए, बात ज़्यादा गंभीर है। खबर है कि अमेरिका से सेना की नई खेप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन जिसको कहते हैं, अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये जो फोर्स है ये इमीडिएट रिस्पांस फोर्स के जवान हैं। 18 घंटे के भीतर इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। इस डिवीजन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा 1991 के खाड़ी युद्ध में, 2001 के वॉर ऑन टेरर के तहत इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई में भी इस डिवीजन ने हिस्सा लिया था। इसकी जो रैपिड रिस्पांस यूनिट है उसको 2020 में बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद तैनात किया गया था। फिर 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था, जब निकल रहा था, उस ऑपरेशन में भी इस टुकड़ी को भेजा गया था। इन पैराट्रूपर्स के अलावा करीब 4500 मरीन कमांडोज पहले से ही रास्ते में हैं, यानी कुल मिलाकर 7000 अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स उतारे जा सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन जवानों को भेजा कहां जाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें ईरान के खार्ग आइलैंड पर भेजा जा सकता है। खार्ग आइलैंड पहले आपको बता चुके हैं, ईरान के तेल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ठिकाना है। ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट यहीं से होता है, उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अमेरिका ने इस जंग में पहले भी वहां बमबारी की है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे से ईरान की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट्स इस पर निर्भर हैं। इस दबाव में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोलने पर मजबूर हो सकता है, ऐसा अमेरिका को लगता है। लेकिन इसमें पेच भी है। खार्ग पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना IRGC के लिए आसान होगा। वो ईरान के तट से, कोस्टल एरिया से, छोटी नावों से उन पर हमला कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में भी कमी आ जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें पूरी तरह बेकाबू हो सकती हैं। तो ये दो तरफा तलवार है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्लान कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले मरीन कमांडोज खार्ग आइलैंड पहुंच जाएं और खार्ग आइलैंड के टूटे फूटे एयरबेस की मरम्मत करें, और जैसे ही वहां पे रनवे तैयार हो जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स के मालवाहक जहाज़ों से बाकी के पैराट्रूपर्स वहां भेज दिए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैराट्रूपर्स हवा से तुरंत उतर तो सकते हैं, लेकिन अपने साथ भारी भरकम हथियार नहीं ला सकते। तो फिर मरीन कमांडोज उनके लिए ज़मीन तैयार करेंगे। लेकिन इन सब से इतर इन ऑपरेशंस की मुश्किलों
और आसानियों से इतर। सवाल यह है कि क्या ट्रंप मुंह में राम बगल में छुरी वाली रणनीति पर चल रहे हैं? एक तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाकर दूसरी ओर सैनिक भेजने का प्लान, ये कैसी स्ट्रेटेजी है? इसका मकसद क्या है? हमने जानकारों से इस बारे में बात की। देखिए, ट्रम्प जो थे ना, वो रियल एस्टेट डेवलपर थे, यानी कि उनकी पुरानी सेल्समैन की आदत है, वो सच बोलते नहीं। तो वो कोई ऐसा नेगोशिएशन चल नहीं रहा था, पर उन्हें ऑयल की कीमत कम लानी है और स्टॉक मार्केट उठाना है, इसलिए उसके साथ वो टाइम करते हैं। आपको याद होगा कि जब धमकी आई तो वो फ्राइडे की इवनिंग में आई। सैटरडे संडे वहां स्टॉक मार्केट बंद था अमेरिका में। मंडे को उन्होंने धमकी वापस ले ली और 5 दिन के लिए बढ़ा दी। 5 दिन के लिए क्यों? क्योंकि फिर अगला फ्राइडे आ जाएगा और वो बंद हो जाएगा मार्केट। तो ट्रम्प का गोल ये है कि भाई जब तक बॉम्बिंग करते रहो, जब तक कोशिश करते रहो। और कोशिश तो वो अमन की अब पता चल रहा है कि काफी दिन से कर रहे हैं, और ईरान रिजेक्ट कर रहा है नेगोशिएशन की। तो अब वो सिपाही कुछ भेज रहे हैं, पर वो सिपाही काफी नहीं है। वो 4,000 4,500 के आसपास लोग हैं। वो ईरान के लिए तो काफी नहीं है। जो दूसरे 2 टारगेट बताए जा रहे हैं, खर्ग आइलैंड, हॉर्मुज, वो भी शायद वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा कैजुअलिटी होगी, अमेरिकन भी मारे जाएंगे। तो ट्रम्प की वॉर वैसे ही अनपॉपुलर है अमेरिका में। 22-23% लोग वॉर की शुरू में उसको सपोर्ट कर रहे थे, 23%। तो वो नंबर बढ़ा तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी वॉर शुरू होती है तो नंबर घटता ही जाता है। तो उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं नवंबर में, तो वो कैजुअलिटी काउंट अपना बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि वो और मौतें झेल नहीं सकते पॉलिटिकली, ना ऑयल की प्राइस इतनी बढ़ी हुई वो झेल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं किसी तरह से हॉर्मुज खुल जाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान, टर्की के थ्रू प्रपोजल्स भेजे हैं, पर मुझे लग रहा है मुश्किल कि ईरान इतनी जल्दी मान जाएगा। वैसे ईरान को नुकसान तो बहुत हो रहा है, पर ईरान को पता है अगर वो जल्दी मान गया और कॉस्ट्स उसने बढ़ाई नहीं अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को पनिश नहीं किया, तो अगली बार फिर अमेरिका और इजराइल आएंगे फिर से हमला करने। और उनके पास, ईरान के पास एक ही ट्रिक है, यानी ऑयल की प्राइस, वो हॉर्मुज के ब्लॉकेज पे डिपेंड करती है। तो मुश्किल लग रहा है कि वो मानेंगे। ट्रम्प प्रेशर बढ़ाने के लिए वहां कुछ थोड़े बहुत सिपाही बुलवा रहे हैं, और हो सकता है वो एक ऑप्शन भी उनके दिमाग में हो, पर मुझे लगता नहीं कि वो एक्सरसाइज करेंगे वो ऑप्शन, वो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। तो अब इस वक्त मरता क्या ना करता, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प। अब जंग के 26वें दिन के अपडेट जल्दी जल्दी जान लीजिए। न्यूज रूम चलते हैं उसके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही संकेत दिया कि ईरान के साथ पीस टॉक्स हो सकती हैं और युद्ध खत्म हो सकता है, तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है। 25 मार्च को प्रति बैरल तेल की कीमत गिरकर लगभग $100 तक आ गई, जो इस हफ्ते की शुरुआत में $114 प्रति बैरल पर थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। हालात ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बन गए हैं। इसे देखते हुए फिलीपींस में 1 साल के लिए नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से एनर्जी सप्लाई बहुत कम होने का खतरा पैदा हो गया है। एनर्जी क्राइसिस की टेंशन यूरोप को भी है। यूरोप की सबसे बड़ी तेल कंपनी शेल के प्रमुख ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द नहीं खुलता तो यूरोप में भी अगले महीने से एनर्जी शॉर्टेज हो सकती है, जिससे लोगों को कम फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया है कि वो ईरान के टूरिस्ट को एंट्री नहीं देगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 6 महीने तक ईरानी टूरिस्ट के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। सरकार को चिंता है कि कहीं ये टूरिस्ट वापस ईरान ना जा पाएं और ऑस्ट्रेलिया में ही फंस जाएं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विशेष हालातों में एंट्री की इजाजत दी हुई है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी।
रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमलों से पूरे यूक्रेन को दहला दिया है। एक ही दिन में 1000 के करीब ड्रोन्स और 23 क्रूज मिसाइलें दागी। इससे रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान जंग पर है। ऐसे में शायद रूस याद दिलाना चाहता है कि भाई साहब जंग हम भी लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस ने 23-24 मार्च की रात 400 के करीब लंबी दूरी वाले ड्रोन से हमला किया। इसके बाद 24 मार्च को दिन में 556 ड्रोन दागे, कई क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया। सेना के मुताबिक इन हमलों में यूक्रेन के वेस्टर्न इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। 7 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी हमलों की बात कंफर्म की है। कहा है कि इससे 11 इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। ये भी कहा कि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस के हथियार कम हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से इसकी सप्लाई बढ़ाने की मांग की। रूस के हमलों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश मालदोवा भी प्रभावित हुआ है। हमलों में मालदोवा की एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा है जो उसे बाकी यूरोप से जोड़ती थी। ऐसे में मालदोवा की सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल कम कर दें। अगली खबर चीन और जापान से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच पहले से चल रही टेंशन और बढ़ गई है। हुआ यह कि 24 मार्च को जापान की राजधानी टोक्यो में चीनी दूतावास जो है वहां एक व्यक्ति घुसपैठ करता हुआ पकड़ा गया। पता चला कि वो आदमी जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का सैनिक है। चीन ने घटना पर जबरदस्त विरोध जताया। इसके बाद जापान ने भी खेद प्रकट किया इस पर। टोक्यो पुलिस ने घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया है। जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने कंफर्म किया कि जिस आदमी पर घुसपैठ का आरोप लगा है वो उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का सैनिक है। जीएसडीएफ ने बताया कि सैनिक दक्षिण पश्चिमी राज्य मियाजाकी में कैंप में तैनात था। आप जानते ही हैं कि चीन और जापान के बीच पहले से ही ताइवान के मुद्दे को लेकर के टेंशन चल रही है। जापान ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो जापान भी अपनी सेना उतारेगा क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा पर खतरा होगा। इससे नाराज होकर के चीन ने जापानी सी फूड के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। जापान को रेयर अर्थ मिनरल देना भी बंद कर दिया था। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।